Let's continue our analysis of alternating current circuits. In our last lecture, I had already discussed the behavior of pure resistor in alternating current circuit. Thereafter, I had discussed the behavior of pure capacitor in alternating current circuit. आज मैं सबसे पहले समझाता हूं बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन alternating current circuits. Now, pure inductor means एक ऐसी कॉइल जिसकी थिकनेस काफी अधिक है. थिकनेस काफी अधिक होने से उसका रेजिस्टेंस काफी कम है. रेजिस्टेंस इज नियरली जीरो. इट हैव गॉट प्योर इंडक्टेंस. दिस इज द नोटेशन of a pure inductor coil. Its inductance is L. और इस तरह के प्योर इंडक्टर कॉइल हमने एक AC सर्किट में कनेक्ट कर दी है. This AC circuit have got EMF of E naught sin omega t. अब इस प्योर इंडक्टिव सर्किट में प्योर इंडक्टर को जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में कनेक्ट करा है तो यहां किस तरह का और कैसा बिहेवियर होगा, हम इस बात को समझना चाहते हैं. देखिए, किसी भी समय पर सर्किट में करंट आई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di बाय dt है. तो हम अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी इंडक्टर में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di बाय dt होता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस L di बाय dt. दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ across the inductor. इंडक्टर के अक्रॉस यह इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. अब हम इस लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं. ईएमएफ generated by the alternating current source and induced EMF across this inductor. This is total EMF in the loop and it must be zero. So I may rewrite induced EMF is L di by dt and this is E naught sin omega t. I may write it in this manner. I may rearrange this equation like this. di is equal to E naught by L sin omega t dt. मैं इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज कर सकता हूं. डी आई इधर ही रहा, डी टी ऊपर चला गया, एल भी नीचे आ गया. अब इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बिल्कुल सिंपल तरीके से रीअरेंज कर लिया है, जिसे अब हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. आई कैन इंटीग्रेट इट ऑन बोथ द साइड्स. इंटीग्रल ऑफ डी आई is equal to E naught is a constant, L is a constant,
यह इंटीग्रल साइन के बाहर गया और इंटीग्रल के अंदर रहा, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। ऑल्दो आई ऑलवेज विश टू कैरी डेफिनेट इंटीग्रेशन, में हमेशा मेरे लेक्चर में कई जगह पर मैं इंटीग्रेशन कराया हूं और हर जगह पर मैं जहां जहां इंटीग्रेशन कराया हूं हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन कराया हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कैसे, मैं एक लोअर लिमिट आइडेंटिफाई करता हूं, लोअर लिमिट में किसी फिक्स टाइम पर हमें यदि करंट की वैल्यू पता है तो वह रखते हैं, और एक अपर लिमिट में कोई सा भी टाइम टी और करंट आई रखते हैं। इस तरह से हम करंट और टाइम की दो लिमिट्स यदि आइडेंटिफाई कर सके तो हम हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। मगर इस सिचुएशन में वी आर नॉट इन पोजीशन टू कैरी डेफिनेट इंटीग्रेशन एट दिस स्टेज, बिकॉज किसी भी टाइम पर करंट तो आई होएगा, मगर जीरो टाइम पर करंट क्या है हमें नहीं पता। जब हमने इस सर्किट को स्विच ऑन करा तो जीरो टाइम पर वहां क्या करंट रहा वो हमें नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। आगे जाकर हम ऐसे ऐसे सर्किट्स देखेंगे, जैसे कैपेसिटर के साथ ही हमने देखा था, जैसे ही हमने उसको कैपेसिटर के सर्किट को क्लोज करा तो जीरो टाइम पर भले ही ईएमएफ जीरो है मगर करंट फाइनाइट हो जाता था। इस केस में हमें करंट और टाइम की कोई भी कंडीशन पता नहीं है, इसलिए हम लिमिट्स नहीं लगा पाएंगे, कंडीशन नहीं लिख पाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस केस में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। डी आई का इंटीग्रेशन हो गया आई, और आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल, ऐसा कैसा ही साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रल होता है कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट साइन सी जरूर लगा देते हैं, एक कांस्टेंट जरूर रख देते हैं। दिस सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इस तरह से करंट आई may be written as minus of E naught by omega L cos of omega t plus C. This would be the expression for current at any time. अब हमें इस C की वैल्यू को समझना होगा कि यह जो कांस्टेंट C है यह क्या होगा। इसे समझने के लिए मैं अलग से इधर एक ऑपरेशन करता हूं, उस ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए तो फाइनली रिजल्ट जरूर दिमाग में बैठा है। हम कहते हैं सबसे पहले दिस C मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यह C टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। टाइम के इंटीग्रल में इसमें कोई टाइम का फैक्टर नहीं आ सकता। और दूसरी बात हम एक और जानते हैं, सिंस दिस इज अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विथ टाइम सच दैट एवरेज ऑफ alternating current over one time interval is always zero. एक कंप्लीट टाइम इंटरवल में यदि हम करंट को एवरेजिंग करें तो उस करंट का एवरेज हमेशा जीरो होता। मैं इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन को पहले dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्रू आउट, माइनस
ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी डी टी माइनस सी और प्लस सी डी टी। मैंने थ्रू आउट डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, आई इंटीग्रेट इट ओवर 0 टू कैपिटल टी टाइम। मैं इसे आई डी टी 0 टू कैपिटल टी टाइम माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल इंटीग्रल ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी ओवर 0 टू कैपिटल टी टाइम प्लस सी इंटीग्रल ऑफ डी टी ओवर 0 टू कैपिटल टी। मैंने इस इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई करा और इसको 0 से कैपिटल टी टाइम तक इंटीग्रेट कर दिया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं I एवरेज विच इज इंटीग्रल ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt। ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में दिस इज 0। ये 0 हमने प्रूव कर रखा है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ I dt होता है 0। तो यह इंटीग्रल ऑफ I dt, इसकी पूरी वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में 0 होगी। और इधर रहा माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल। अब इंटीग्रल ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी फंक्शन हम अच्छी तरह से जानते हैं। कॉस फंक्शन भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसकी पीरियोडिसिटी 0 से t ही होती है। और इस कॉस फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यह इस तरह का ग्राफ बनता है। और 0 से t टाइम में यदि हम इस एरिया को देखें तो जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही यह नेगेटिव एरिया होता है। और इंटीग्रल ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी की वैल्यू भी 0 ही होती है। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया, साइन फंक्शन का इंटीग्रल और कॉस फंक्शन का इंटीग्रल ओवर कंप्लीट टाइम टी हमेशा 0 होता है। और प्लस सी इंटीग्रल ऑफ डी टी इज टी फ्रॉम t to 0। हम ऐसे लिख सकते हैं, यह भी 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी इंटू टी। कैपिटल T इज फाइनाइट, ऑब्वियसली C मस्ट बी 0। C की वैल्यू 0 ही होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली I can always write current is minus E naught by omega L into cos of omega t. This would be current in the circuit at any time. किसी भी समय पर सर्किट में करंट कितना होना चाहिए। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूं। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखने के बजाय मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखता हूं। मैं पहले इसे साफ कर दूंगा। इस बात को समझने की कोशिश करो, समझ जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ तो सिर्फ ये देख लो कि सी की वैल्यू 0 होती है और यह चीज लिखी जा सकती है। कैसे, एक और बात समझा देता हूं। यह जो करंट के लिए इंटीग्रेट करके इक्वेशन आई है, हमने इस इक्वेशन में पहले dt मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी dt I dt, इधर भी dt मल्टीप्लाई कर दिया cos ओमेगा t dt, और c में भी dt मल्टीप्लाई कर दिया c dt। फिर हमने कहा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए।
यदि हम इसे इंटीग्रेट करते तो इधर इंटीग्रल आई डी टी हुआ, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी, सी कांस्टेंट है तो सी इंटीग्रल ऑफ डी टी। और जो इंटीग्रल करना है हमें जीरो से टी टाइम में करना है, जीरो से कैपिटल टी टाइम, जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी जीरो से टी टाइम। हम कहते हैं एवरेज करंट जो हमने डिफाइन करा है, एवरेज करंट हमने ऐसे डिफाइन करा है, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। और ये एवरेज करंट को हमने जीरो प्रूव भी कर दिया, ये जीरो होगा। अब इंटीग्रल ऑफ डी टी तो फाइनाइट वैल्यू हुई, मतलब न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, आई डी टी की वैल्यू जीरो होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी जीरो होना चाहिए। तो इंटीग्रल ऑफ आई डी टी की वैल्यू ओवर जीरो टू कैपिटल टी टाइम, इसे हमने जीरो कह, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, यह ऐसा कैसे? अब हमें यह जो टर्म दिख रही है कॉस ओमेगा टी डी टी, हम कहते हैं साइन फंक्शन का इंटीग्रल या कॉस फंक्शन का इंटीग्रल ओवर जीरो टू कैपिटल टाइम टी, ये हमेशा जीरो होएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस फंक्शन ऐसे बनेगा, इसमें यह जो पॉजिटिव एरिया दिस प्लस दिस पॉजिटिव एरिया, दिस वुड बी इक्वल टू दिस नेगेटिव एरिया। तो कॉस फंक्शन का इंटीग्रल भी और साइन फंक्शन का इंटीग्रल भी जीरो से कैपिटल टी टाइम में हमेशा जीरो ही होता है। प्लस सी इंटीग्रल ऑफ डी टी इज टी फ्रॉम जीरो टू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी टी, इट मींस डेफिनेटली सी मस्ट बी इक्वल टू सी। इसलिए हमने सी की वैल्यू जीरो कर दी और फाइनली इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा। अब सी की वैल्यू जीरो लिखने के लिए जो काम करा है मैं साफ कर देता हूं। एनालिसिस में अभी इसका कोई काम नहीं है, I may rewrite this equation in this manner. I is equal to minus E naught by omega L into sine of pi by 2 minus omega t. इस माइनस को अंदर ले जाऊं, I may finally write E naught by omega L sine of omega t minus pi by 2. दिस ओमेगा एल जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसे हम डिनोट करते हैं एक्सेल से, एंड वी कॉल इट रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। करंट I is peak EMF upon XL sin omega t minus pi by 2. This E naught upon XL, इसे हम I naught से डिनोट कर दें, it's termed as peak current in the circuit. सर्किट में यह पीक करंट होएगा, एंड फाइनली आई विल राइट इफ EMF is E naught sin omega t, then current is I naught sin omega t minus pi by 2. I'll say in this situation, current would always lag EMF by a constant phase of pi by 2.
I is always lagging E by pi by 2 base। जो करंट है वह हमेशा ईएमएफ से पाई बाय 2 फेज से लैग करेगा, पीछे रहेगा। यह इंडक्टर करंट को हमेशा पीछे रखेगा और पाई बाय 2 फेज से पीछे रखेगा। If EMF is E naught sin omega t, current would be I naught sin omega t minus pi by 2। हम कहते हैं जैसे रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल उसी तरह से इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टर सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करता है, उसी तरह से इंडक्टर का यह जो रिएक्टेंस है विच इज ओमेगा इंटू एल, यह सर्किट के अंदर पीक करंट को रेगुलेट करता है। यदि इंडक्टर का रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो सर्किट के अंदर पीक करंट कम होगा। मैं यदि ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करूं कि समय के साथ करंट और ईएमएफ कैसे वेरी कर रहे हैं। If I draw variation of EMF with time, and if it's varying in this manner, this is E naught। तो देखिए करंट का वेरिएशन कैसे होगा। पहले हम टाइमलाइन बनाते हैं, क्योंकि जब ईएमएफ यदि साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है तो करंट मोस्ट बेसिक तरीके से जरा कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तब करंट की वैल्यू 0 होगी, इधर मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन तब 0। इन सभी पोजीशन पर करंट की वैल्यू 0 होना चाहिए। और जब ईएमएफ की वैल्यू 0 है तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। इधर 0 है तो इधर मैक्सिमम नेगेटिव साइड, इधर 0 है तो मैं पहले तो इस तरह से एक अपर और नेगेटिव डायरेक्शन में बना देता हूं। इधर 0 है तो इधर मैक्सिमम, फिर इधर इस तरह से, और अब मैं this is the variation of current with the time। हम एक बात देखेंगे, this is minus I naught, this is
plus I naught, and there is a variation of current with time. It's lagging by the phase of pi by 2. करंट हमेशा ईएमएफ को पाई बाय 2 फेज से पीछे चल रहा है। मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं इस सिचुएशन में। इसे साफ कर देता हूं। हम ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम, ऑल्दो सिंपल सर्किट्स के केस में फेजर डायग्राम हमें बहुत इफेक्टिव नहीं लगते, मगर अभी आगे जब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखना चालू करेंगे तो वहां पर पूरे के पूरे सर्किट को फेजर डायग्राम के द्वारा ही सॉल्व करा जाता है। हम ईएमएफ और करंट को फेजर के द्वारा डिनोट करते हैं। कैसे? दे वुड बी डिनोटेड बाय एन एरो, एरो rotating about an axis with angular velocity of omega naught, and the length of arrow would be proportional to the peak current and peak EMF. हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। At t is equal to 0, if this arrow denotes the EMF, यह एरो ईएमएफ डिनोट करता है 0 टाइम पर 0 फेज पर। इन दैट केस करंट वुड बी डिनोटेड बाय एन एरो which would be at the lagging phase of pi by 2. पाई बाय 2 से लैगिंग फेज मतलब पाई बाय 2 से पीछे होएगा इस तरह से, और इस करंट के एरो की जो लेंथ होगी वह आई नॉट होगी। और खास बात, किसी भी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर यह जो ईएमएफ का फेजर है यह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। इसकी लेंथ ई नॉट ही रहती है। किसी भी टाइम टी पर दिस इज द फेजर ड्रॉन फॉर ईएमएफ। इसका मैग्नीट्यूड ई नॉट ही रहा और यह टाइम टी पर ओमेगा टी से रोटेट कर गया। तो इतने समय में करंट का फेजर भी रोटेट करेगा और करंट का फेजर भी ओमेगा टी से ही रोटेट करेगा। इस तरह से करंट का फेजर होगा। यह दिस एरो डिनोट्स द करंट, इसका लेंथ आई नॉट ही रहेगा और यह करंट का फेजर भी ओमेगा टी से ही रोटेट कर जाएगा। और किसी भी समय पर जब हम देखेंगे तो ईएमएफ और करंट में पाई बाय 2 का फेज होएगा। करंट वुड बी लैगिंग ईएमएफ बाय पाई बाय 2 फेज। दिस वुड बी द फेजर डायग्राम। अब एक और कंसेप्ट हम बता देते हैं। जैसा मैंने बताया, जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है,
बिल्कुल उसी तरह से इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस होता है। हम इसी समय इस रिएक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करके देखते हैं। हम यह देखते हैं कि क्या वाकई में इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही है जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। पहले हम वंस अगेन रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एक और बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम रिएक्टेंस के डायमेंशन फॉर्मूले को देखेंगे और कंपेयर करेंगे। हम V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V बाय I। इसके लिए हम इसको Q से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। Q इंटू V को हम एनर्जी लिख देते हैं। Q इंटू V इज एनर्जी। इधर Q को हम करंट इंटू टाइम लिख देते हैं इंटू करंट। अब हम आसानी से R का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। दिस R इज ml स्क्वायर t टू द पावर -2। करंट के लिए A, टाइम के लिए T, इस करंट के लिए A। One can always write dimension formula R as n L square t to the power -3 a to the power -2. This is dimension of R. आप ओमेगा एल का डायमेंशन भी चेक कर लीजिए। आपको वैसे तो ओमेगा एक्सएल का डायमेंशन इधर से ही दिखने लगेगा ई नॉट बाय आई। एक्सएल का डायमेंशन भी सेम ही होगा एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। क्योंकि इधर एक्सएल का डायमेंशन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इट्स पीक ईएमएफ, पीक वोल्टेज बाय पीक करंट। इधर भी वोल्टेज अपॉन करंट है। इट वुड कम आउट टू बी सेम ml स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। We simply mean to say रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बिल्कुल वैसा ही एक फिजिकल पैरामीटर है जैसा रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। जैसे रेजिस्टर करंट को कंट्रोल करता है, करंट को रेगुलेट करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा के आप करंट कम कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से इंडक्टर के रिएक्टेंस को बढ़ा के आप सर्किट में करंट को कम कर सकते हो, पीक करंट को कम कर सकते हो, आरएमएस करंट को कम कर सकते हो। एवरेज करंट तो जीरो होता ही। आवर फाइनल कंक्लूजन इज, मैं अब रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को साथ में रख के फाइनली कुछ बात कंक्लूड करवाता हूं। जरा ध्यान से देखेंगे। पहले इसको साफ करूंगा।